ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं ज़हनी अमराज को तकरीबन 10 साल से डील कर रही हूँ। इस वक्त मैं साइक इंटेलेक्ट्स और जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हूँ। आज जिस मकसद से मैं आपके सामने आई हूँ वो है एक मेंटल इलनेस जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ और मालूमात देना चाहती हूँ। इसको हम अपनी ज़ुबान में बाइपोलर इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर दो पोल्स हैं, यानी कि बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब ये है कि आपके मूड के जो सिम्टम्स हैं वो दो तरीके से आएंगे या दो तरह की शिद्दत इसके अंदर देखी जाएगी। इसको बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जिसके अंदर हम कहते हैं बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया भी हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। सम टाइम्स या कुछ लोगों के अंदर अगर मेनिया की शिद्दत कुछ कम हो तो उसको हाइपोमेनिया भी बोला जाता है। अब मैं इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और ये कितने अरसे के लिए रहता है। बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर अगर मेनिया की कंडीशन आती है तो उसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी महसूस करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आप जो मूड है वो बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाता है बग़ैर किसी वजह के। इसके अलावा इसके साथ इंसान बहुत तेज़ तेज़ बातें करने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ आपका जो सोच है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती है। ऐसे महसूस होता है जैसे आपके पास कोई ऐसी ख़ास ताकत है जो कि और लोगों के पास नहीं है। इंसान की शख्सियत जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील होने लगती है। आपके अंदर जो है वो प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की डिमांड कर सकता है और बहुत ज़्यादा जेनरस बिहेवियर हो जाता है। रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और समटाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा चैरिटी स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बहुत, जैसे मैंने बताया, ओवर टॉकेटिवनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर फेमिलैरिटी जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स जिनका वजूद नहीं होता या जो वो इंसान प्रैक्टिकली या अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकता, वो तमाम चीज़ें करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि नींद की जो ज़रूरत है वो उसके नज़दीक ख़त्म हो जाती है या उसको नींद नहीं आती और वो बहुत कम सोने लगता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेनिया की कंडीशन में आती हैं। इसकी एक फॉर्म ऐसी भी है जिसके अंदर ये तमाम सिम्टम्स कुछ कम हद तक होते हैं, इंसान अपना काम जो है वो जारी रखता है लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ओवर एक्टिव या हाइपर रहता है। और कुछ और ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत सवेयर हैं, वो उस चीज़ में नहीं होते, उसको हम अपनी ज़ुबान में हाइपोमेनिया बोलते हैं। इसके साथ साथ इनकी मैं आपकी ड्यूरेशन की भी बात आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि अगर ये कंडीशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश रहना, हाइपर रहना और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलना और जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं जिनमें एक दूसरे पे शक करना या आवाज़ों का आना, अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली एक हफ्ते के लिए रहती हैं तो हम उसको मेनिया का नाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो पोल के का जो दूसरा रुख है, जिसे हम बाइपोलर क्यों बोलते हैं, ये तो एक स्टेट है जो कि आती है इसके अंदर। जो दूसरी स्टेट है वो है डिप्रेशन की। बहुत ज़्यादा बात की गई है डिप्रेशन के बारे में, ये भी इसका एक फ़ेज़ है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है वो कुछ अरसे के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, लो मूड हो जाता है, उदासी मायूसी रहने लगती है, उसके साथ में एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। वो तमाम चीज़ें जो कि डिप्रेशन के अंदर आती हैं वो एक जो है वो इसकी एक एपिसोड में या एक किस्त के अंदर आ जाती हैं। इसकी मैं अगर मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन दूँ तो इसमें उदासी मायूसी का होना, आपकी एनर्जी लेवल्स का डाउन हो जाना, इसके साथ साथ आपका अपने बारे में वर्थलेस फील करना, उसके साथ कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ख़ुदकुशी के ख़्यालात का आना, ये चीज़ें भी हो जाती हैं और आप अपनी जो है वो
कामकाज को प्रॉपरली डील नहीं कर पाते, और जिन चीज़ों के अंदर आपको पहले खुशी महसूस होती है वो वैसे नहीं रहती, और आप अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं। डिप्रेशन के फेज़ जो है वो भी काफ़ी लंबा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये डिप्रेशन तकरीबन 2 हफ्ते के लिए कॉन्टिन्यूस रहे तब हम इसे प्रॉपरली डिप्रेशन जो है वो लेबल करते हैं। बाइपोलर के अंदर और आम डिप्रेशन में या मेनिया के अंदर फ़र्क ये है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा एक फेजेस में आते हैं, किस्तों की फॉर्म में आते हैं, एपिसोडिक होते हैं। अगर इसको हम डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 के अंदर इंसान को फुल फ्लेज आप कह सकते हैं कि मेनिया की एपिसोड आती है, और उसके बाद वो डिप्रेशन के साथ ऑल्टरनेट कर सकती है, कभी डिप्रेशन आ सकता है, कभी मेनिया आ सकता है। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन है, और हमें ट्रीट इसके अंदर ये करना होता है कि हमें पेशेंट को एक बेस लाइन पे रखना है, ताकि ना कि वो डिप्रेशन में जाए और ना ही वो मेनिया में आए। इसके साथ अगर जैसे मैंने बाइपोलर 2 की बात की, उसके अंदर जो है वो हाइपोमेनिया, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सिम्टम्स कुछ थोड़े कम होते हैं, इसलिए हम उसे हाइपोमेनिया बोलते हैं। उस सिचुएशन का जो है वो ऑल्टरनेट करती है विद डिप्रेशन। सो ये तो एक सिम्टम्स या अलामात से रिलेटेड बात हो गई कि हम कैसे इनको जज कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉक वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। बाइपोलर डिसऑर्डर कितना कॉमन है, ये तकरीबन इसकी जो शरह है वो 1% की हद तक है, और ये ज़्यादातर क्यों हो जाता है या किन लोगों में होता है? जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, या जिनके वालदैन के अंदर या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन भी होता है, उनके अंदर भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो इसकी कॉज जो है वो विरासत हो सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके यूज़ करने की वजह से जो है वो हाइपोमेनिया की स्टेट आ सकती है। इसके साथ साथ नशावर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो भी इसको कॉज कर सकता है। उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके ऊपर नीचे होने की वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो सामने आ सकता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हैं और आप कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेस में हैं, तो वो लोग जिनके अंदर इस मर्ज़ की वल्नरेबिलिटी होती है, उनमें ये सामने आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाता है? इसकी अगर मैं इसको कुछ फॉर्म्स में डिवाइड करूँ कि कुछ तो इसका जो है वो मेडिकेशन का इसमें रोल है, और कुछ ही हद तक जो है वो इसमें साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल हेल्प भी हमें चाहिए होती है। तो हम इनको 3 डोमेन्स में लेके चलते हैं। एक इसकी जो भी बायोलॉजिकल फॉर्म है या जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और सोशल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हम बात कर लेते हैं कि जब भी किसी इंसान को मेनिया होता है या डिप्रेशन होता है या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर तो पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिप्रेशन का मरीज़ है, तो उसके अंदर हमें एक हमेशा जब भी आपने मेडिकेशन लेनी है तो आपको एक मूड स्टेबलाइज़र दिया जाता है जो कि आपके मूड को स्टेबलाइज रखे, क्योंकि हमें एक ऐसी बेस लाइन क्रिएट करनी है जिसमें आप ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाएं और बहुत ज़्यादा नीचे या डाउन ना हो जाएं। इसके लिए हमें एक मूड स्टेबलाइज़र चाहिए होता है जो कि हम मेंटेनेंस पे रखते हैं, और उसके साथ ये कोशिश की जाती है कि ये 2 पोलैरिटीज़ जो हैं वो ना आएँ। इसके साथ साथ इसका जो इलाज है उसमें जो ग्रुप्स यूज़ होते हैं उनमें एंटीसाइकोटिक्स होती हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि एज अ मूड स्टेबलाइज़र भी एक्ट करते हैं, और साथ में ये कुछ आपके ब्रेन के ऐसे केमिकल्स हैं उनको भी कम करते हैं, जिससे आपकी हाइपर एक्टिविटी है वो एड्रेस हो सकती है, या जो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं वो एड्रेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो समटाइम्स हम कुछ अरसे के लिए जो ख़्वाब आवर अद्वियात हैं जिन्हें हम बेंजोडाइज़ेपिन्स बोलते हैं, उनका भी इस्तेमाल इसके साथ हम रखते हैं, जो कि कुछ अरसे के लिए होता है, और जैसे पेशेंट की एग्रेसिवनेस कम होती है, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है, तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है।
इसके साथ अगर पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का होता है तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स यानी कि कुछ उनके भी ग्रुप्स हैं जिनमें SSRIs हैं और TCAs हैं, हम उनकी हेल्प भी लेते हैं। बेसिकली जब भी आपने ट्रीट करना है तो आपने हर दफ़ा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर भी ना जाए और बहुत ज़्यादा डाउन भी ना हो, इसलिए हम एक प्रॉपर बेसलाइन जो है वो अपने पास मेंटेन करना चाहते हैं इन तमाम कॉम्बिनेशंस के थ्रू। तो ये तो हो गया जो कि आपने अद्वियात के साथ इलाज करना है। इसके साथ साथ हमें साइकोलॉजिकल हेल्प क्या चाहिए होती है। जब पेशेंट एक्टिव स्टेट में होता है, मेनिया की एक्टिव स्टेट में होता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो उसको उस तरह से हेल्प नहीं करती या काउंसलिंग उसको हेल्प नहीं करती। यस, अगर जब वो बेहतर हो जाता है तो हमें उसको ये बताना पड़ता है, साइको एजुकेट करना पड़ता है कि ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं इनके लिए मेडिकेशन का यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये कॉन्टीन्यूस रखना पड़ेगा। और हमें उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि ये बीमारी है क्या और इसके वार्निंग साइंस क्या हैं। वार्निंग साइंस के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके घर में या कोई भी कहीं पे भी आप मरीज़ देखते हैं जिसकी नींद पहले से बहुत कम हो गई है, जिसकी कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस की वजह से उसके प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं, या उसको सोने का टाइम नहीं मिल रहा, या उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको नींद की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये वन ऑफ द वार्निंग साइन है कि वो मेनिया में शिफ्ट हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा काम करने लग जाए, वो सोना बंद कर दे, उसके प्लानिंग्स बढ़ जाएं, वो तमाम सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से बहुत हद तक जो हैं वो इसके वार्निंग साइंस हैं। जैसे ही आपको महसूस हो कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप फ़ौरन उस मरीज़ को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर आएँ। बात करी थी मैं साइकोलॉजिस्ट के जो साइकोलॉजिकल हेल्प है उसके बारे में। तो आप वो जो है एक तो फैमिली को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। आप साइको एजुकेट कर सकते हैं, फैमिली को बता सकते हैं इस बारे में कि ये बीमारी है क्या और इसके लिए हमें इलाज चाहिए और कितनी देर के लिए हमें इसको मेडिकेशंस भी देनी पड़ेंगी और काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। जब एक दफ़ा एक्टिव स्टेट से पेशेंट निकल जाता है तो मेंटेनेंस के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और CBT इस तरह की जो साइकोलॉजिकल डोमेन्स हैं उनमें काम किया जाता है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं हम सोशली उन्हें कितना हेल्प कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट, जिसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, आपकी जो आपके आसपास की इन्वायरमेंट है वो आ जाती है। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हाथ इस बात का है कि आपको कॉन्टीन्यूअस जो है वो पेशेंट को फॉलोअप्स के ऊपर बुलाना है, उससे बात करनी है और ये देखना है कि उसकी जो रिहैबिलिटेशन की जो स्टेट है वो कितनी इंटैक्ट है। और जब वो पेशेंट बेहतर हो जाए तो आप उसके लिए ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं कि वो काम बेहतर तरीके से कर पाए और वो जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग जो लाइफ की है उसको कंटिन्यू कर पाए। सो इसमें जो है वो हमें सोशल हेल्प भी चाहिए होती है। इस तरीके से हम जब भी किसी भी नफ्सियाती प्रॉब्लम या डिज़ीज़ को देखते हैं तो हम उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सोशल ट्रीटमेंट के ऊपर काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन या मालूमात मैंने आपको दी वो आपके लिए मुफीद साबित होगी। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।